Welcome back, my friends. Today we goes to a new topic. That's name is interference. To understand this topic, first of all, discuss about the concept of superposition or principle of superposition. So, note down the heading: superposition principle of waves. Superposition principle of waves. अब आपको यह समझना है कि भाई होता क्या है सुपरपोजिशन, इसकी बात समझते हैं जरा। आप लोगों ने वेव्स में पहले पढ़ा होगा क्लास 11th में सुपरपोजिशन। हमने आपको जो चार्जेस वाला कॉन्सेप्ट सिखाया था उसमें फोर्स का रिजल्टेंट फाइंड करते थे, वहां भी सुपरपोजिशन यूज होता था। देखिए, अगर कहीं एक साथ मैनी थिंग्स के इफेक्ट काम करें तो जो नेट इफेक्ट बनता है वो अगर उनका वेक्टर सम हो जाए या एल्जेब्रिक सम हो जाए तो हम उसको सुपरपोजिशन कॉन्सेप्ट के नाम से पहचानेंगे। जैसे एक मैं छोटा एग्जांपल देता हूं, बाद में इसकी डेफिनेशन पे आऊंगा। सपोज करिए एक सड़क है, एक रोड है, और इस रोड में यहां पर कोई बॉल या कुछ ऐसा पड़ा है, छोटा सा आइटम जिसको आप इजीली फुट से किक मार सकते हो, और आप आराम से आ रहे हो टहलते टहलते। एक ह्यूमन बिहेवियर होता है कि रास्ते में अगर हमको बॉल दिख जाए पड़ी हुई तो बिना किक किए हुए शायद ही कोई वहां से गुजरे। ह्यूमन बिहेवियर है, वो भले फुटबॉलर ना हो लेकिन वो एक किक मार ही देगा। तो जब आप यहां से गुजर रहे थे, आपने एक किक मार दिया, सपोज करो ये बॉल यहां पहुंच गई, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ हमने इसको बोल दिया y1 डिस्प्लेसमेंट है। अब जहां पहुंची होगी उधर कोई दूसरा पर्सन जा रहा होगा, वहां कहीं होगा, अब वो भी किक करेगा भाई। अब वो किधर किक करे उस पर डिपेंड करेगा। जैसे पॉसिबिलिटी सुनिए, हो सकता वो और आगे कर दे, इस तरफ y2 हो सकता है, बोलो। हो सकता वो रिटर्न करके इस तरफ कहीं पहुंचा दे, हम इसको भी y2 कह सकेंगे, क्योंकि इनमें से कोई एक पॉसिबिलिटी है। एक साथ बॉल को दो हिस्से में तो भेज नहीं देगा वो। तो अगर नेट डिस्प्लेसमेंट आप निकालना चाहें तो अगर इस तरह से है तो नेट डिस्प्लेसमेंट इन दोनों का एडिशन होगा कि नहीं, बताओ, y1 प्लस y2। जो नेट डिस्प्लेसमेंट है उसे हम क्या कहेंगे, y1 प्लस y2। ऐसे जितना भी एक और कोई मार दे आगे तो प्लस y3। लेकिन अगर अपोजिट आया है तो अपोजिट है तो माइनस लगा दोगे भाई। तो जो साइन के साथ हम लोग क्वांटिटी को ले रहे हैं, प्लस माइनस या डायरेक्शन के साथ, अगर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग रिजल्टेंट मिल रहा मुझे तो वेक्टर सम बोलते हैं उसको, अगर प्लस माइनस लेके मिल रहा है तो एल्जेब्रिक सम कह देते हैं। बस इस तरह के जो फॉर्मूले होते हैं, जैसे y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 सो ऑन, ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो वेव्स में ऐसा होता है, अगर टू या मोर देन टू वेव्स एक ही मीडियम में एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, फ्रीक्वेंसी सिमिलर भी हो सकती है, अप्रॉक्सीमेट सिमिलर भी हो सकती है, तो उनसे जो डिस्टरबेंस बनेगा वो उन दोनों के इंडिविजुअल डिस्टरबेंस का एल्जेब्रिक सम होगा। ये जो इंटरफेरेंस है ना, एक्चुअल में सुपरपोजिशन ही है टू वेव्स का। दो वेव्स का रिजल्ट बनाएंगे और उस रिजल्टेंट को हम बोल देंगे, उस इवेंट को बोल देंगे हम इंटरफेरेंस। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का लॉजिक समझ में कुल मिलाकर आपको आया। या तो रिजल्टेंट बनाने के लिए हम लोग वेक्टर यूज करते हैं या फिर प्लस माइनस यूज करते हैं, मतलब अलजेब्रा यूज करते हैं। तो डेफिनेशन वाइज अगर हम बोले सुपरपोजिशन के लिए तो कुछ इस तरीके से कहेंगे, आप लिखना शुरू करें। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अंतर्गत लिखिए, when two or more waves propagated in a medium simultaneously, when two or more waves propagated
in a medium simultaneously, then the resultant displacement is the vector sum or algebraic sum of the displacement produces separately, that is y is equal to y1 plus y2 plus so on. This is called principle of सुपरपोजिशन. इसको नोट कर लीजिए. तो देखिए सुपरपोजिशन तो आप सीख गए मुझे लग रहा है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये वर्ड हम आगे के टॉपिक में यूज करेंगे तो आपको मतलब पता रहेगा कि सुपरपोजिशन क्या बोल रहे हैं ये. अब जो हमारा एक्चुअल टॉपिक है उस पे आ रहे हैं. टॉपिक नेम डाल दीजिए इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स. हम यहाँ लाइट पढ़ रहे हैं यानी कि वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, तो हेडिंग डाल दें इंटरफेरेंस ऑफ लाइट रेज या लाइट वेव्स. लाइट रेज या लाइट वेव्स कुछ भी यूज कर सकते हैं. इनके बिटवीन इंटरफेरेंस. देखो इंटरफेरेंस साउंड में भी होता है. ये लास्ट क्लास में आपने 11th में बीट्स पढ़े होंगे या हो सकता है नाम तो सुना ही होगा. जो बीट्स बनते थे वो क्या थे? सुपरपोजिशन का रिजल्ट था किसका? साउंड वेव्स का. या साउंड वेव के इंटरफेरेंस को हम क्या बोलते हैं? बीट्स. यहां पर हम ये कह रहे हैं कि अगर सपोज करिए 2 लाइट वेव्स हैं या लाइट रेज हैं, वेव से ज्यादा बेटर यहां हम लोग रेज वर्ड यूज करेंगे लाइट के लिए. 2 लाइट रेज अगर एक ही मीडियम में सेम फ्रीक्वेंसी की हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, तो सुपरपोजिशन के रिजल्ट बनने से मीडियम के कुछ पॉइंट्स पर उनकी जो नेट इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम हो जाएगी. जैसे सपोज करिए एग्जांपल के लिए मैं कहूं 2 वेव्स है या 2 रेज है हमारी, उनकी इंटेंसिटी अलग अलग है I1 और I2. तो रिजल्टेंट कितना होना चाहिए? आम जनरल सेंस में रिजल्टेंट होना चाहिए I1 प्लस I2. लेकिन इससे भी ज्यादा रिजल्टेंट आ जाता है, मोर देन I1 प्लस I2, यानी उनके सम से ग्रेटर कुछ पॉइंट्स पर, और कुछ पॉइंट्स पर उनके डिफरेंस से लेस. कुछ पॉइंट पर जो इंटेंसिटी वो लेस देन देयर डिफरेंस आ जाती है. इतना कम हो जाती है, कभी कभी 0 हो जाती है. कितनी? एकदम डार्क. लाइट की चर्चा हो रही है ना, तो लाइट तो ब्राइट और डार्क में पहचाना जाएगा. जितना ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ेगी उतनी ब्राइटनेस बढ़ेगी, और जितनी इंटेंसिटी कम होगी उतनी डार्कनेस बढ़ेगी. यहां हम डार्क को ब्राइट वर्ड यूज करेंगे, मैक्सिमा के लिए ब्राइट और मिनिमा के लिए डार्क. ठीक है. तो जो इंटेंसिटी होगी पूरे मीडियम में, वो नए सिरे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है सुपरपोजिशन के परिणाम स्वरूप रिजल्टेंट में. इसको हम बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी. लाइट है क्या भाई? लाइट साउंड ये क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है. तो यहां एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है. रीडिस्ट्रीब्यूशन होना ही इंटरफेरेंस है. तो डेफिनेशन लेकिन थोड़ा सिस्टमेटिक लिखनी होती है. ओरली समझाया भी हो सकता है आप ना समझ पाए मेरी बात को. जब मैं डिफाइन कर रहा हूं तो शायद आप अच्छे समझेंगे. फिर भी मैं एक बार और एक्सप्लेन करूंगा. अभी सुनिए, पहले तो डेफिनेशन लिखिए. पहले तो हम कहेंगे व्हेन 2 लाइट रेज propagated
प्रोपागेट तो समझते हो ना, ट्रेवल, मूव करना। व्हेन टू लाइट रेज प्रोपागेटेड इन सेम मीडियम in same direction of equal frequency simultaneously then due to the superposition net intensity at some points of medium becomes greater than the sum of their separate intensities. This phenomena is called interference. अगर और ज्यादा शॉर्ट में बोलूं तो मैं कहूंगा कि सुपरपोजिशन के रिजल्ट में एनर्जी का मीडियम में रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिससे कुछ पॉइंट ब्राइट और कुछ डार्क हो जाते हैं। इसी को हम इंटरफेरेंस कहते हैं। तो और करके डेफिनेशन दूसरी लिख लीजिएगा, ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ, रिजल्ट नहीं लिखो, पहले लिखो ड्यू टू द, रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन of two light rays energy redistributed in the medium. Some points gets maximum intensity and some other gets minimum intensity. Minimum intensity. This redistribution concept of light is called interference. There are two types. इंटरफेरेंस के कितने टाइप्स है भाई? There are two types. जरा इनके नाम सुन लो। टू टाइप्स है। फर्स्ट टाइप को हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं? हाँ। और सेकेंड टाइप को बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव। सेकेंड वन को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव। अब आप लोग इतना नोट कर लीजिए, देखिए इंटरफेरेंस पर सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है वो यंग ने दिया था। उनके एक्सपेरिमेंट का नाम है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। हम उसी पे बात करने वाले हैं।
इन्होंने अरेंजमेंट बनाया है उसको हम बनाएंगे डायग्राम वाइज। इसमें एक चीज और खास बात आएगी, जो लाइट यूज की थी वो लाइट थी मोनोक्रोमेटिक लाइट। कैसी? मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन इसका बता दूं। क्या आप लोग जानते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है? कोई बता सकता है? किसी को पता है मोनोक्रोमेटिक लाइट, या उसका कोई एग्जांपल बता दो, कोई लाइट जो मोनोक्रोमेटिक हो। लेजर इज आल्सो मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक लाइट, लेकिन लेजर जब आई है उससे पहले एक्सपेरिमेंट आ चुका था। ये बात तुम्हारी करेक्ट, उसमें गलत नहीं है, बट लेजर से पहले ये एक्सपेरिमेंट हो चुका है। उस समय के हिसाब से सुनिए, सनलाइट व्हाइट लाइट है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी कलर्स। मोनोक्रोमेटिक का अगर वर्ड सेंस बताऊं तो सिंगल कलर। क्रोमेटिक मतलब क्या हुआ? कलर। मोनो मतलब सिंगल। लेकिन एक्चुअल बात समझना, वेवलेंथ के अकॉर्डिंग ऐसी लाइट जिसका वेवलेंथ सिंगल हो, या तो पर्टिकुलर कोई, या फिर बहुत छोटी रेंज में वेरी करता हो, 1 एंगस्ट्रॉम से लेकर 5 एंगस्ट्रॉम 6 एंगस्ट्रॉम के बिटवीन, उसको हम बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक। ठीक है, इसके एग्जांपल समझना, मरकरी लाइट और सोडियम लाइट, ये इसके एग्जांपल हैं। अब आज ना तो आपको मरकरी लाइट मिल रही होगी कहीं देखने को, ना सोडियम लाइट। मैं लेकिन बता दूं, अभी जो एलईडी लगाए गए हैं गलियों में, इससे पहले जो बड़े से पीली कलर की लाइट देते थे बल्ब, वो सोडियम लाइट थे, यानी वो मोनोक्रोमेटिक थे। मरकरी लाइट व्हाइट होती है, जो पहले आप लोग याद करिए ट्यूबलाइट घरों में लगी होती थी, हाँ ग्लास वाली, उसके अंदर देखना अगर कभी फूटी हो तो अंदर से व्हाइट पाउडर निकलता है, वो मरकरी पॉलिश होती है, वो मरकरी लाइट होती है। एलईडी जो एलईडी पहले जो आती थी सीएफएल, वो भी मरकरी लाइट होती है। तो ये मोनोक्रोमेटिक लाइट के एग्जांपल्स हैं, आप याद रखिएगा। अगर कभी तुमसे कोई पूछ ले कि भाई एग्जांपल बताओ मोनोक्रोमेटिक के, तो आप क्या कहेंगे? सोडियम लाइट और मरकरी लाइट। अगर आप लैब में इसको एक्सपेरिमेंटली देखेंगे, तमाम एक्सपेरिमेंट होते हैं लाइट के, वहां अभी भी हम वही लैंप यूज करते हैं, सोडियम के और मरकरी पॉलिश वाले। ठीक है, फिलहाल मैं ये कहने वाला हूं कि जो यंग ने एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने कौन सी लाइट यूज की? मोनोक्रोमेटिक। अलग आप लिख लो अपने पास, मोनोक्रोमेटिक मीन्स a light which have single wavelength or a very short range of wavelength। लिख लो, पहले इसका इंट्रोडक्शन लिख लो, बाद में एक्सपेरिमेंट पे आते हैं। मोनोक्रोमेटिक को बता रहा हूं मैं, लिखिए such a light which have single wavelength और a very short range of wavelength। एग्जाम्पल लिख दो, मरकरी लाइट एंड सोडियम लाइट, ये इनके एग्जाम्पल रहेंगे। अभी एक्सपेरिमेंट नहीं शुरू किया है, ये एडिशनल टर्म एक हमने आपको सिखाया है। अब हम आते हैं एक्सपेरिमेंट पे, तो इसको हम हटा दे रहे हैं, हम एक्सपेरिमेंट पे आते हैं। देखिए, जो अपने यंग बाबू हैं, जो बिल्कुल युवा रहते हैं हमेशा, इनका नाम ही यंग है, माता पिता ने इसलिए नाम रखा था यंग कि हमेशा यंग बने रहे। ठीक है, तो यंग ने जो एक्सपेरिमेंट किया है, यानी यूं कह सकते हो कि इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट सबसे पहले यंग ने दिखाया। इनका अरेंजमेंट सुनिए जरा, प्लीज ध्यान से सुनना। सबसे पहले कि इन्होंने क्या लिया है, एक कोई सोर्स ले लिया मोनोक्रोमेटिक लाइट का। दिस इज द सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। मरकरी का बल्ब हो सकता है और सोडियम वाला भी हो सकता है। ठीक है, सीएफएल बनी। इसके ठीक सामने एक स्क्रीन रखी, ध्यान से सुनना मेरी बात। इसके ठीक सामने एक स्क्रीन है, ये इस स्क्रीन को मैंने नाम दे दिया एल। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, आप स्क्रीन को ABCD नाम दे सकते हो। पहली स्क्रीन A, दूसरी B, तीसरी C, LMN कह सकते हो, वो आप पर डिपेंड करेगा। इस स्क्रीन में बहुत फाइन होल है, इसको नैरो स्लिट कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटा सा जो होल है, इसको क्या बोलेंगे? नैरो स्लिट। इस स्क्रीन में एक स्लिट बनी है, इसके ठीक अपोजिट में एक और स्क्रीन है,
यहां पर ध्यान देना, एक स्लिट ये हो गई हमारी, स्क्रीन ये हो गई, ये होल है छोटा सा, एस नाम दे दो इसको। अच्छा रुको रुको, सोर्स को मैंने एस बोला है तो इसको एस डैश कह दिया। इसके ठीक सामने देखो, ध्यान देना भैया जी, ये 2 अदर नैलो स्लिट्स हैं, स्क्रीन में बनाई गई हैं, S1 और S2। इसको L नाम दिया तो इसको हमने M बोल दिया स्क्रीन को। इससे काफी दूर जाकर एक और स्क्रीन रखूंगा मैं, जिससे हम नाम देंगे N। एक्सपेरिमेंट जब किया गया तो सुनिए, ये देखो ध्यान देना प्लीज, यहां से स्फेरिकल वेव फ्रंट आगे कैरी ओवर होगा कि नहीं होगा बताओ, क्योंकि हमने सोर्स कैसा लिया, पॉइंट, और पॉइंट सोर्स के लिए वेव फ्रंट कैसे नेचर का होता है, स्फेरिकल होता, पढ़ाया था। एक्सटेंडेड सोर्स के लिए सिलिंड्रिकल, और फार अवे फ्रॉम द सोर्स प्लेन। 3 तरह का वेव फ्रंट होता है। तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट आगे बढ़ा। अब यहां भी देखो, यहां भी पॉइंट सोर्स है, इससे जो वेव फ्रंट आगे इंप्रूव करेगा वो कैसा होगा भाई, स्फेरिकल होगा। देखो, बट इस जगह पहुंचने के बाद गौर करिए, 2 स्लिट्स हैं आपके पास। इन स्लिट्स का अरेंजमेंट ध्यान रखिएगा, ये स्लिट एकदम इन दोनों स्लिट के सेंटर पे है। ऐसा सेट बनाया गया कि इस वाले के हिसाब से जितना ऊपर S1 है उतना ही नीचे S2 बनाए। देयर आर 2 स्लिट्स S1 एंड S2, दे आल्सो पॉइंट सोर्स। आपको याद होगा हाइगेन्स वेव प्रिंसिपल पीछे पढ़ाया मैंने, उसमें मैंने कहा था वेव फ्रंट पर सिचुएटेड सभी पॉइंट्स से जो नई वेव्स निकलती उनको क्या बोलते हो, सेकेंडरी वेवलेट्स। याद है? तो ये जो S1 S2 निकालेंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स निकालेंगे, इनसे जो निकल करके जा रही होगी आगे वेव्स, अब मैं उन पे चर्चा करने वाला हूं। बहुत आराम से समझिए, लिखना थोड़ा समझना जाता है। अब देखो मेरी बात को गौर से सुनिए, यहां से अल्टरनेट फॉर्मेट हम बनाएंगे। देखो जैसे ये ऐसे ही यहां से भी निकलेंगी, इस तरीके से। मैनी मोर, कितने भी आप बना सकते हो। यहां से हम लोगों ने भेजी हैं वेव्स। ये वेव्स आपस में कहीं ना कहीं कट करेंगी। क्या करेंगी आपस में? अच्छा, इनके बीच बीच में एक अल्टरनेट हम और बनाएंगे। अलग कलर ले ले, चलो यहां देखो, मेरी बात सुनना थोड़ा। डॉटेड डॉटेड, यही इसके साथ बनाना। डायग्राम पे फोकस करिए, मैंने इसीलिए अपना डायग्राम बनाया है कि मैं अपने अकॉर्डिंग समझा पाऊं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए प्लीज। ये जो वेव्स निकल रही हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स हैं, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही कि नहीं कर रही बताओ? मैंने 2 तरह से यहां पर शो किया है। एक वेव फ्रंट, पहला सॉलिड, दूसरा डॉटेड, फिर सॉलिड, अल्टरनेटिव हुआ। यहां ध्यान देना ये बात कि जो सॉलिड सॉलिड जहां कट कर रहे हैं, मतलब ये सेम फेज में मीट हो रही दोनों, इनका फेज कैसा है? सेम है। जहां डॉटेड डॉटेड मिल रही है वहां भी सेम फेज है, और जहां एक डॉटेड ने एक सॉलिड को इंटरसेक्ट किया है वो अपोजिट फेज का आ जाएगा। इसीलिए मैंने बताने के लिए वो वेवफ्रंट सेम ही है, अल्टरनेट दिखाए हैं, जिससे आप समझ पाए कि अपोजिट फेज कहां बन रहा है और सेम फेज कहां बन रहा है। अब जरा गौर करिए भाई, क्या आपको दिख रहा है ये दोनों डॉटेड आपस में इस जगह काट रहे हैं? क्या आपको दिख रहा है ये दोनों सॉलिड एक दूसरे को यहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ये दोनों डॉटेड कर रहे हैं, ये दोनों सॉलिड कर रहे हैं, ये डॉटेड कर रहे हैं। बोलो भाई, ऐसा दिख रहा है? यानी जो लाइट यहां क्रॉस करके जाएगी स्क्रीन, इस पर, इस एन वाली स्क्रीन पर, देखो जरा गौर से, इस जगह जो बैंड, बहुत से बैंड मिलते हैं, डार्क और ब्राइट बैंड अल्टरनेट मिलते हैं, एक्चुअल में इन्हीं को फ्रिंजेस बोलते हैं। तो यहां जो बैंड बनेगा इस जगह पर, वो कैसा बनेगा? ब्राइट या व्हाइट आप कह दो, ब्राइट बैंड बनेगा।
अल्टरनेट मिलता बैंड। अब देखिए जरा, इस जगह हम कलर चेंज कर लेते हैं समझाने में। इस जगह देखिए एक डॉटेड और एक सॉलिड आपस में मिल रही, देखो ये डॉटेड वाली सॉलिड को कट कर रही, इस जगह ये डॉटेड सॉलिड है, इस जगह डॉटेड सॉलिड है। देखो जहां पर ऐसे मतलब इंटरसेक्शन हो रहा है, यहां से जो लाइट पास होते होते जाएगी, ध्यान देना, वो जब स्क्रीन पर पहुंचेगी तो यहां पर डार्क बैंड बनाएगी। क्या बनाएगी? ये डार्क है, ये ब्राइट बैंड है, ब्राइट और डार्क। ऐसे ही बहुत से डॉट्स आपको इस स्क्रीन पर मिलेंगे, लेकिन वो सब अल्टरनेट मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, यानी इस तरीके से देखो, ब्राइट बैंड, बीच वाला डार्क बैंड, फिर ब्राइट बैंड, फिर डार्क बैंड है। इस तरह की जो स्ट्रिप्स मिलेंगी इस स्क्रीन पर देखने में आपको, डार्क बैंड, ब्राइट बैंड, अल्टरनेट। इन बैंड्स को फ्रिंज कहते हैं। क्या बोलते हैं? दीज बैंड्स आर नोन एज फ्रिंज। और इस पूरे अरेंजमेंट को फ्रिंज पैटर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इतना ही डिस्कशन जो मैंने अभी बोला है सब हमें इस एक्सपेरिमेंट पे लिखना है। तो डायग्राम के लिए जगह छोड़ लो अपनी, मैं पहले लिख रहा हूं, आप नोट करते जाइए, बाद में ऊपर डायग्राम बना लीजिएगा। लिखना क्या क्या आप सुनिए जरा। In 1801, Young gives an experimental arrangement for interference. This arrangement consists as a monochromatic source, of light, comma, L is a screen with a narrow slit S dash. After this, another screen M have two narrow slits S1 and S2 with equal distance from S dash. Finally, a screen N is placed at sufficient distance from screen M. The fringe pattern, अब देखो फ्रिंज पैटर्न बोला किसे है, ब्रैकेट में लिखेंगे अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड्स, उनको हम बोलेंगे फ्रिंज पैटर्न। द फ्रिंज पैटर्न ब्रैकेट में लिखते हैं अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट बैंड्स, इन्हीं को फ्रिंज बोलते हैं। द फ्रिंज पैटर्न ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन N। इतना नोट कर लीजिए,
ये चीज और जरा देख लेना, डायग्राम में जो मैंने अभी बैंड बनाए थे थोड़ा सा पतले दुबले लग रहे हैं, खाया पिया नहीं सही से। मतलब कहने का हमारा इन द सेंस ये है, थोड़ा थिकनेस बढ़ाते हैं। ये जो ब्राइट बैंड है ना, ये इसकी भी थिकनेस उतनी ही बनाइएगा जितनी डार्क वाले की है। बात समझ पाए? एक डार्क एक ब्राइट, बराबर स्पेसिंग है बिटवीन की। ये देखो ध्यान देना प्लीज, मैं ब्राइट ब्राइट बना रहा हूं, डार्क तो अपने आप आपके पास बना है, बोर्ड का बेस ही डार्क है। मेरी बात को थोड़ा समझना भैया लोगों, ऐसे मैं इसको लेबलिंग कर देता हूं जिससे इक्वल थिकनेस दिखे। ये जो आपको दिख रहे हैं ना बैंड लाइक, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? इस बैंड लाइक स्ट्रक्चर को, ये पूरे फॉर्मेट को हम लोग फ्रिंज पैटर्न या इंटरफेरेंस पैटर्न कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसका नाम लिख लेना, दिस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस पैटर्न। इंटरफेरेंस पैटर्न, मोटा ही लिख दिया चलो। ये जो बैंड्स बने हैं इनको क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरफेरेंस पैटर्न। अब आप पूरा नोट कर लो। देखिए हम लोग एक फॉर्मूला डेवलप करने वाले हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड करने का। वहीं से कंडीशन आएगी मैक्सिमा की और मिनिमा की, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। तो इसी से आगे बढ़ाएंगे। ये थ्योरेटिकल अगर आए तो इतना लिख देना है, बट अगर आपसे डेरिवेशन की बात करें, वैसे एक बात मैं आपको और नॉलेज में बताना चाहता हूं, बता देना चाहिए मुझे लग रहा है, छुपा के नहीं रखनी चाहिए बात। अगर एग्जाम में आ जाए आपके कि शेप ऑफ द फ्रिंज पैटर्न कैसा होता है, पैरेलल होती फ्रिंजेस, इलिप्टिकल होती हैं, पैराबोलिक होती हैं, हाइपरबोलिक होती या सर्कुलर होती, तो आप क्या कहेंगे? देखने में आपको पैरेलल लगी थी ना, एक्चुअल में जो फ्रिंजेस होती हैं ध्यान रखिएगा वो हाइपरबोलिक होती हैं। कैसी? इनका शेप या स्ट्रक्चर अगर कभी आ जाए क्वेश्चन तो कैसा लिखेंगे आप? लेकिन आप सोच रहे होगे कि सर अभी तो पैरेलल एकदम दिखाया था आपने, एकदम बढ़िया सुंदर सा, देखो ये कैसी दिख रही है आपको? पैरेलल दिख रही ना। एक्चुअल में हाइपरबोला होता है कुछ इस तरह से। हाइपरबोला तो देखे होंगे आप लोगों ने, हाइपरबोला की स्ट्रक्चर ऐसी ही तो होती है। दीज आर हाइपरबोला। बोलो भाई, हाइपरबोला कभी देखा आपने डायग्राम? ये बीच में ओरिजिन हो गया। अब मेरी बात को सुनिए ध्यान से। हमारा जो व्यू फील्ड होता है माइक्रोस्कोप जिसमें हम देखते हैं, टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप, उसमें जब हम फ्रिंजेस को एक्चुअल देखते हैं तो हमको पूरा एक साथ व्यू नहीं हो पाता है, हमको इतना हिस्सा व्यू हो पाता है। मेरी बात को सुनिए सीरियसली। होता ये फ्रिंज पैटर्न कैसा है? हाइपरबोलिक। लेकिन हमारे व्यू फील्ड में इतना हिस्सा ही व्यू हो पाया। देखो कितना हिस्सा व्यू हो पाया, ये देखना जरा आप। अब अगर आप इसको देखें ध्यान से तो ये आपस में कैसी दिख रही हैं आपको? पैरेलल दिख रही कि नहीं दिख रही? दिखती यानी अपीयर पैरेलल होती हैं, लेकिन एक्चुअल ये होती कैसी हैं? हाइपरबोलिक होती। ये बात अपने पास यहीं लिख लो नीचे नोट में। एक्चुअली फ्रिंज पैटर्न इज हाइपरबोलिक, बट इन व्यू फील्ड इट इज अपीयर एज पैरेलल फ्रिंजेस। बात समझ पाए मेरी? इनका जो एक्चुअल शेप है, अगर शेप पे क्वेश्चन आए तो आप इनको हाइपरबोलिक चूज करिएगा ऑब्जेक्टिव में। अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं, कंडीशंस निकालने जा रहे हैं। कंडीशंस की बात करते हैं हम। आर्टिकल का नाम डाल दें कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बहुत ध्यान से सुनिए, आप अपनी कलम रख दो और सुनो मुझे। देखो मेरी बात सुनो, हम इसके लिए एक फॉर्मूला डेवलप करने वाले हैं। हम लोग टू लाइट वेव्स कंसीडर करेंगे, ऐसी वेव कंसीडर करेंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, उनके एम्पलीट्यूड एग्जैक्ट सेम नहीं ले रहा हूं मैं, अप्रॉक्स सेम ले रहा हूं। एग्जैक्ट सेम हो तो ज्यादा बेटर है, लेकिन हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो सुनना, मैंने जो यहां लेट किया थोड़ा सुनना, पहले लिखना भी कोई नहीं, सुनना खाली पहले है। हम कहेंगे लेट
two light waves of equal frequency and approx equal wavelength, approx equal wavelength। टू वेव्स ले रहा हूं, एक का नाम मैंने y1 बोल दिया। वेव इक्वेशन y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होता है, पढ़ा कि नहीं पढ़ा आपने? वेव इक्वेशन होती y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ऐसा आपने पढ़ा जरूर होगा नाम कभी ना कभी 11th क्लास में। वेव की इक्वेशन होती है ये। एक और वेव ले रहा हूं मैं y2, बट उसका जो फेज एंगल है वो इससे थोड़ा डिफर कुछ लेना है, या तो +5 कह दो या -5 कह दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करे, आप जो लेना चाहो। एक दूसरी वेव ले ली जो इससे सुपर इंपोज करने जा रही है, उसकी इक्वेशन ये बन गई। देखो मेरी बात को सीरियसली सुनिए और समझिए। ये दो वेव्स हैं हमारे पास, लाइट वेव्स हैं, A1 sin ओमेगा टी और A2 sin ओमेगा टी +5। ये -5 ही आप ले सकते हो, आंसर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। फेज या तो मोर देन होगा या फिर लेस देन होगा। ये 5 ऊपर वाले में भी ऐड कर सकते थे, नीचे ना लेते। हम लोग अपना आसान करना चाहते हैं, आप 5-1 5-2 भी ले सकते थे दोनों में, लेकिन जितनी ज्यादा लोगे चीजें उतना अपने लिए प्रॉब्लम। ज्यादा सामान सफर डिफिकल्ट, कम सामान सफर आसान। आप कभी सफर में जाइए, मिनिमम से मिनिमम सामान लीजिए अपने साथ, और मिनिमम सामान वैसे होगा क्या वो भी बता दूं मैं आपको। अगर आपको जिंदगी में सफर करना मतलब टहलना घूमना हो, यात्राएं करनी हो, वो सफर, तो मुसाफिर तो केवल न्यूज़पेपर और पानी की बोतल, इसके अतिरिक्त बहुत अगर इच्छा है तो एक तहमत या अंगोछा ले लो बस। बस कुछ नहीं, इससे ज्यादा मैं कभी लेके इससे चलता नहीं रहा हूं। न्यूज़पेपर से देखो क्या फायदा, या न्यूज़पेपर बहुत जरूरी चीज है। सुनिए, पहली बात, जल्दी कोई चोरी नहीं करेगा आपका न्यूज़पेपर। उसको कब जो चोरी करे वो पढ़े फालतू में, तो क्यों चोरी करे? पढ़ने के लिए कौन चोरी करता? पढ़ता आदमी है नहीं आजकल। दूसरी चीज, न्यूज़पेपर में फायदा क्या है? जैसे कहीं बैठना है, कुछ नई सीट बिछा लिए, 2 न्यूज़पेपर 3 और लेट गए उसी में, बैठ गए आराम से, आप गंदे नहीं हो रहे हैं। तीसरी चीज न्यूज़पेपर का बेनिफिट, ध्यान रखिए कितनी भी तेज हवा चल रही हो ना, बर्फीली भी, न्यूज़पेपर आप आगे लगा लीजिए, शर्ट के अंदर डाल लीजिए और बाइक चलाइए धड़ाधड़, कभी अंदर आपके सर्दी नहीं पहुंच सकती है। ये सब मैंने एक्सपीरियंस किए हैं। तो न्यूज़पेपर जरूरी है कि नहीं? अंगोछा तहमत इसलिए जरूरी है कि कहीं स्नान ध्यान करना चाहो आप, तो चेंज करने के लिए एक टूल है आपके पास। और बोतल पानी की इसलिए क्योंकि जल ही जीवन है, और जल नहीं तो जीवन नहीं लेके चल रहे हो आप, समझ लो। तो इसलिए जल होना चाहिए। खाना पानी तो कोई दे, खाना तो कोई दे देगा, और एक दिन में एक बार खाना मिल जाए बहुत है। कब बिना कपड़े टहलोगे का? पहने होगे ना, वो तो पहने होगे। और जहां मना वहां सो जाओ, चोरी नहीं होगा सामान आपका। चलो अच्छा पॉइंट। तो हम लोग जब डेरिवेशन करें थोड़ा, तो अपने मन से जब लेना हो तो आसान कंडीशंस ली जाती हैं। अब सुनिए, इन दोनों की सुपरपोजिशन को यूज कर रहे हैं, तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जब तुम लोग भैया जॉब सर्च करोगे, अगर गवर्नमेंट जॉब सर्च करोगे या गवर्नमेंट जॉब करोगे, तो ये मेरे टूल्स आपको याद भी आएंगे, यूज भी करने पड़ेंगे। इस सब चीजों में ये चीजें करनी पड़ती हैं। तो चलिए, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, हमने बताया था अभी प्रिंसिपल में देखो कि y1 प्लस y2 करते हैं, याद आया? आगे अगर और होती तो हम और यूज करते, नहीं है, 2 ही से काम चला रहे हैं। अब दोनों को ऐड कर दूं तो y इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी +5। कोई दिक्कत इसमें बताओ?
इसको सॉल्व करना है तुम्हें, तो एक काम करो, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन, अच्छा सुनो, यहां देवांशिका बताओ, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला दिख रहा है? बताओ क्या होता है फॉर्मूला साइन a प्लस बी का? आप बताओ, तुम बताओ, तुम बायो की हो, तुम बताओ मैथ की। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, अगर माइनस होता तो बीच में माइनस आ जाता। तो चलिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, बस शांत हो जाओ। अब इसको हम अंदर प्रोडक्ट कर दें a2 को, तो देखिए a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2, प्लीज अब बातें नहीं, सुन लो बात, नहीं तो फिर आगे फिर दिक्कत होगी। अभी और हम पूछेंगे फार्मूले, परेशान ना हो। अच्छा सुनो, एक चीज गौर से देखना, यहां साइन ओमेगा टी है, यहां भी साइन ओमेगा टी है, तो कॉमन है कि नहीं? तो ले लो कॉमन, तो a1 प्लस a2 कॉस फाई साइन ओमेगा टी, इस टर्म को a2, देखो ध्यान देना, a2 साइन फाई पहले लिख रहा हूं मैं, और कॉस ओमेगा टी बाद में लिख रहा हूं। यहां से एक्चुअल में हम कुछ लेट करके एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाने वाले हैं। ये साइन का प्रोडक्ट तो है हमारे पास, इस पूरे में कॉस छुपा हुआ है, तो इसके नेट वैल्यू को हम लेट कर दें कि a1 प्लस a2 जो कॉस फाई है, ये बन रहा है हमारा, सपोज करो a कॉस थीटा, क्या बना लिया इसको हमने, a कॉस थीटा, कुछ आएगा ऐसा ही रिजल्ट मतलब, तो इसलिए इसको हमने क्या लिख दिया, a कॉस थीटा, और उस a2 साइन फाई को लेट कर लो a साइन थीटा। तो अगर हम इनको यहां पुट कर दें तो देखिए रिजल्टेंट वेव क्या बनने वाली है, देखो जरा, इसको क्या लेट करा मैंने, a कॉस थीटा साइन ओमेगा टी, इसको क्या लेट किया मैंने, a साइन थीटा और ये कॉस ओमेगा टी। अच्छा ध्यान देना, अगर मैं एक कॉमन ले लूं तो साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी, फिर हो गया, तो साइन ए प्लस बी का ही तो फॉर्मूला बन गया। तो ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा आ गया कि नहीं आ गया, पहले बताओ इतना मुझे। यानी जो न्यू वेव है, दो वेव से मिलके आई, वो भी उन्हीं जैसी एक वेव बन गई, रिजल्टेंट वेव भी उसी तरह की है, देखो ए साइन समथिंग है कि नहीं, जैसी इनिशियल थी। अब एक और चीज, ये जो एम्पलीट्यूड ए है, इसकी वैल्यू पता नहीं है हमको, ये अननोन है, इसको हमने लेट किया है, एंगल अननोन है, हम इसकी बात करने वाले हैं। तो इसके लिए अगर इक्वेशन ऊपर अच्छा 1 2 डाल चुके, इसको 3 4 डाल देना, 3 और 4 को स्क्वायर करके ऐड कर दूं मैं, जरा ध्यान देना प्लीज, इक्वेशन 3 और 4 को स्क्वायरिंग एडिंग कर रहा हूं मैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, प्लीज सुने, इधर का स्क्वायर एडिंग करा तो तुम्हें a1 प्लस a2 कॉस फाई का स्क्वायर, a2 साइन फाई का स्क्वायर, इधर ऐड कर दो a कॉस थीटा प्लस a साइन थीटा, इनका भी तो स्क्वायर करा मैंने, देखो आप जरा गौर से देखिएगा, पहले RHS को सॉल्व कर दे रहे हैं हम, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर, a स्क्वायर साइन स्क्वायर, a स्क्वायर कॉमन, वो हो गया 1, तो कुल मिला के a स्क्वायर बचा फाइनल, उधर देखो, यहां ओपन करो होल स्क्वायर, देखो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 कॉस फाई, और यहां स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, जरा ध्यान देना प्लीज, a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई है, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई है, यहां a2 स्क्वायर बचेगा फाइनल। तो ये जो फॉर्मूला हमारा अभी आया,
ए स्क्वायर इज इक्वल टू आया A1 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। देखो ध्यान देना, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का ये फॉर्मूला बन रहा है। अब मैं एक बात बता दूं, एक फॉर्मूला और होता है वेव्स में, 11th क्लास में पढ़ाया, सिंस इंटेंसिटी ध्यान रखिएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है एम्पलीट्यूड की स्क्वायर के। ये फॉर्मूला क्लास 11 से उठाया गया वेव से। वेव के लिए इंटेंसिटी किसके डायरेक्टली होती है? स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो प्रोपोर्शनलिटी हटाओ, एक कांस्टेंट डाल सकते हो आप। क्या डाल सकते हो? देखो के नहीं डाल सकते हो। तो अगर ए स्क्वायर हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? के आई लिख सकते हैं कि नहीं बताओ? ए स्क्वायर है तो कांस्टेंट इंटू आई लिख सकते हो। A1 स्क्वायर को KI1 KI2 देखो, और 2A1 A2 है तो 2 बार रूट में के आएगा, स्क्वायर होकर बाहर आ जाएगा, तो रूट I1 I2 बचेगा। मैं इससे हम यहां मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। पहली एक लाइन में तो एक तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, देखो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2। ध्यान से सुनिए मेरी बात, नहीं तो बाद में हम ना बताने वाले। एक तो हम इस तरह फॉर्मूला लिख सकते हैं, एक तो ये सीधा इन टर्म ऑफ I1 I2 एंड रिजल्टेंट I। अगर एम्पलीट्यूड के फॉर्म में ही लिखने का मन हो तो आप ऐसे लिख सकते हो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। मेरा एम ये फॉर्मूला एक्चुअल पाना नहीं है, मेरा एम कंडीशन ऑफ मतलब मैक्सिमा और मिनिमा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। हमारा टारगेट क्या है? कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। तो आइए सुनिए, पहला केस यहां पर हम करेंगे। केस फर्स्ट फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव है, अच्छा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब क्या हुआ? मैक्सिमा। मैक्सिमा मतलब वो जो आई है वो मैक्सिमम होनी चाहिए, इंटेंसिटी ब्राइटनेस। तो इसके लिए cos फाई कैसा होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। और cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? +1 होती है। तो इसमें हम cos फाई को +1 लिख सकते हैं। तो जरा ये मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला देख लेना क्या बन रहा है। आई मैक्स इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2। बताओ बच्चा लोग, या इसी को और कैसे लिख सकते हो आप? देखो ये होल स्क्वायर आया कि नहीं आया? तो आई मैक्सिमम क्या आया? देखो A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। बोलो भाई लोग, इतना समझ में आया? दिस इज द कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसको क्या बोलेंगे? ये कंडीशन, दिस इज द कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा सुनो आगे, हम सेकेंड केस उठाएंगे। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर हम उठाते हैं तो cos फाई की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? -1। वहां -1 डाल दोगे तो A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर माइनस 2A1 A2 आएगा। तो आई जो मिनिमम आएगी A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2A1 A2। तो जो आई मिनिमम है वो देखो क्या बनने वाला है, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ओके, ये है कंडीशन ऑफ मिनिमा। अच्छा एक और बात बता देते हैं, देखो मैंने अभी बोला था एम्पलीट्यूड अप्रॉक्सीमेट इक्वल है, बट अगर इक्वल हो एग्जैक्ट तो पता क्या बेनिफिट आया? अगर A1 A2 एग्जैक्ट इक्वल होते तो आई मिनिमा कितनी आ जाती? 0। बढ़िया इंटरफेरेंस पैटर्न बनता, एकदम डार्क मिलता। जो डार्क वाला वो हल्का हल्का डार्क ना होकर पूरा डार्क होता कायदे से, तो और ज्यादा अच्छा इंटरफेरेंस मिलता अगर ये दोनों इक्वल होते हैं। बेटर या बेस्ट इंटरफेरेंस के लिए एम्पलीट्यूड इक्वल होने चाहिए। चलिए इतना नोट कर लीजिए।